हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। वेलकम बैक वंस अगेन गाइस। आज बहुत दिनों के बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और ऐसा लग रहा है कि अब हम सिलेबस को बहुत स्पीड में आगे बढ़ाने वाले हैं और बिल्कुल बढ़ाएंगे। पिछले कुछ दिनों से थोड़ी सी हेल्थ में ब्रेकडाउन होने के कारण से, पेट में थोड़ा सा काफी ज्यादा पेन होने के कारण से मैं वीडियोस को रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। बट अभी मैं कंटिन्यू करूंगा और लगातार जो भी सिलेबस आपका जो छूटा हुआ है उसको कवर करेंगे, उसको ओवरटेक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं लेक्चर 6 फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 और आज का हमारा जो टॉपिक होगा दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। और इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि यदि हमारे पास अगर मल्टीपल सेल्स हैं तो फिर हम उनको अगर सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उनका जो ईएमएफ है, इक्विवेलेंट ईएमएफ, उस पर क्या इफेक्ट होने वाला है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट होने वाला है। इसके साथ साथ अगर हम सेल को सीरीज में या पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं या फिर मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में लगाते हैं तो मैक्सिमम और मिनिमम करंट की सिचुएशंस कब बनेगी, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। विद न्यूमेरिकल आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। अच्छा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करो और इसके साथ साथ बेल आइकॉन को हिट करो। आपने बहुत ज्यादा पेशेंस दिखाया इतने 7-8 दिनों में, इसके लिए बहुत ज्यादा आपको थैंक यू कहना चाहूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है उसको जरूर चेक कर लेना, प्लेलिस्ट की लिंक है। आप किसी भी टॉपिक को अभिषेक साहू लिख करके सर्च भी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, इस पर आपको इस सेशन के सभी पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन दे दी है, लेकिन अगर काम नहीं करती है लिंक तो आप क्या करेंगे, टेलीग्राम पे जाएंगे और अभिषेक साहू सर फिजिक्स सर्च करके उसको मैनुअली ज्वाइन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में इक्विवेलेंट ईएमएफ इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो अगर मेरे पास ना आप जानते हैं कि कोई भी सेल है, पहली चीज आप ये समझो कि मेरे पास अगर कोई भी सेल है, ठीक, ये मैंने एक सेल मान ली, तो इस सेल के अंदर ना जो रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस हर एक सेल के अंदर होती ही है, क्योंकि कोई भी सेल है कि उस सेल के अंदर कोई ना कोई केमिकल जरूर होगा और केमिकल के अंदर आयंस होंगे, वो आपस में एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस किसी भी सेल की इनबिल्ट प्रॉपर्टी होती है वो इस सेल के अंदर होगी ही होगी। चलिए, तो मान के चलो भाई मेरे पास ये एक सेल है और इस सेल की ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगी और वो इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने यहां पर शो कर दी है, ठीक। चलिए, ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि भाई सेल की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये यहां पर नेगेटिव टर्मिनल के पास में एक रेजिस्टेंस बना के शो कर दी जाती है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो हमें कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक ना। अब मान के चलो कि ये मेरे पास एक दूसरी सेल है और इस सेल की भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये मैंने ये शो कर दी और ये इस तरह से आगे बढ़ गए। नाउ अब मुझे क्या करना है कि मुझे बताना है कि यदि दो सेल सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगी तो उनका ईएमएफ ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या कोई और कंडीशन बन रही है। पैरेलल में तो अलग ही केस बनने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमेशा याद रखो, लेट्स से ये मेरे पास एक पॉइंट है ए, ठीक, इसके बाद ये मेरे पास एक पॉइंट है बी, ये एक सेल और सेल के जस्ट बाद ये दूसरा पॉइंट बी, और इस सेल के बाद ये मेरे पास तीसरा पॉइंट सी, ठीक, क्लियर है। नाउ आप एक रिलेशन समझते हैं, रिलेशन क्या भाई, E इज इक्वल टू क्या होता है, V प्लस आई आर होता है, V प्लस आई आर। ये आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ सकती है इसमें, तो हम आगे इसमें ध्यान रखेंगे। देखिए अभी होता क्या है कि मान के चलो मैं आपसे कहता हूं कि मुझे निकालना है इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो कैसे निकालता हूं, देखना जरा, VAB। आप मुझे ये बताओ कि A और B में से हायर पोटेंशियल पे कौन है, हायर पोटेंशियल पे कौन है, बताओ मुझे। तो आप ये देखेंगे कि भाई यहां से करंट अगर मैं उसमें देखता हूं तो करंट कैसे फ्लो होगा, ये आप यहां पे ऐसे देखें, हो सकता है कि ये वाली बैट, जैसे अगर ये 6 वोल्ट है, ठीक, और ये 4 वोल्ट है, तो कुछ भी हो जाए करंट तो यहीं से फ्लो हो रहा है, ए से जाएगा और उसके बाद करंट बी। एक्सटर्नल सर्किट में कैसे, ए टू बी जाएगा, ठीक। एक्सटर्नल सर्किट अगर मैं यहां से बना रहा हूं तो करंट ए और एक्सटर्नल सर्किट में ए से फिर बी तक, फिर इंटरनल सर्किट में बी से ए तक। चलिए, तो मैं इसको कैसे भी लिख सकता हूं, तो मैंने कहा भाई बी ए माइनस वी बी, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल। अब आप ये देखो
कि भाई अगर मैं VA माइनस VB करता हूं तो फिर ये क्या होगा। सबसे पहले मैंने इसको हटाया ना, तो मैंने कहा कि भाई मेरे पास ये जो सेल है, ये वाली सेल का EMF है E1 और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, इस सेल का EMF है E2 और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। क्लियर ना। अभी समझो, मुझे निकालना है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आप अभी भी नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि देखो ये एक सेल है, ठीक, टर्मिनल टू टर्मिनल जो भी पोटेंशियल का अंतर होता है उसको हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, रिप्रेजेंट करते हैं V से। और जो टोटल जो EMF है या कहूं मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ओपन सर्किट में हम उसको बोलते हैं V। हमेशा याद रखिए, जब करंट सर्किट से बाहर जा रहा होता है ना तो EMF बड़ा होता है, टर्मिनल वोल्टेज छोटा, और ड्यूरिंग रिचार्जिंग जब हम रिचार्ज करते हैं तो पहले एनर्जी टर्मिनल्स को मिलती है, तो उस समय टर्मिनल वोल्टेज बड़ा होता है और EMF छोटा ना हो। अभी देखिए, तो अगर मुझे VAB कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे करूंगा, देखो जरा, यहां से आप ये देखिए कि B का फॉर्मूला क्या बनता है, E माइनस IR बन जाता है, E माइनस IR B का फॉर्मूला। तो यहीं से देखो, यहां से अब देखो E1, तो VAB को मैं क्या लिख सकता हूं, E1 माइनस, इसमें जो करंट होगा इसको मैं नाम दे दिया I, क्योंकि देखो दोनों सीरीज में तो दोनों के अंदर सेम करंट होगा, तो मैं I1 I2 नहीं करूंगा, ठीक, चलिए, क्योंकि दोनों सीरीज में दोनों सेल, तो I और ये वाली रेजिस्टेंस हो गई भाई R1, ठीक, करंट तो घूम के ऐसे ही आएगा ना। अब देखो, अब इसके बाद मान के चलो कि भाई मुझे निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस B और C पॉइंट के बीच में, तो मैंने कहा VB माइनस VC, तो मैं इसको लिख सकता हूं VBC, इसको मैं लिखूंगा VB माइनस VC इज इक्वल टू, अब देखिए जरा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, E2 माइनस IR2 लिख सकता हूं, बिल्कुल सर। अब अगर मुझे ये बताओ, मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है A और C पॉइंट के बीच में, ठीक नाउ, तो ये मैं कैसे निकालूंगा, तो VAC, अब देखना जरा, क्या मैं VAC को VA माइनस, बोला से इतनी दूर, हाँ ठीक है, ऐसे अपना काम बन जाएगा। क्या मैं, अच्छा ये लो, क्या मैं VAC को VA माइनस VC लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं ना। चलिए, तो VA माइनस VC, चलो ठीक है। अब मैंने कुछ नहीं किया, बस ये दूर कर दिया, कोई प्रॉब्लम आई मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जरा सोचो VA माइनस VC, अभी मैंने कोई चेंज किया क्या, कोई चेंज नहीं किया, तो मैंने एक काम किया, मैंने इसमें माइनस VB कर दिया और प्लस VB कर दिया, जिससे मेरी इक्वेशन में या किसी भी तरह की कंडीशन में कोई चेंज तो नहीं आया, लेकिन मेरा काम बन गया टेक्निकली। अभी देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, VA माइनस VB और VB माइनस VC, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं तो फिर क्या हो जाएगा कि VAC को मैं लिख सकता हूं VA माइनस VB की वैल्यू ये रही, E1 माइनस IR1 प्लस इसकी वैल्यू ये रही E2 माइनस IR2। यहां से मैं इन दोनों को लिख सकता हूं, लेट्स से VAC इज इक्वल टू E1 प्लस E2, और आप ये देखेंगे ये दोनों, देखो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, इन दोनों का माइनस कॉमन ले लेंगे और I भी कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, माइनस तो बाहर आ चुका है, अंदर बचेगा R1 प्लस R2 बचेगा। चलिए, तो आप इस इक्वेशन को ना एक बार अच्छे से इसको बिल्कुल अलग लिख दें और इस इक्वेशन को ये वाली इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, ये वाली इक्वेशन के साथ, तो आप क्या पाएंगे कि इस इक्वेशन में लिखा हुआ है, देखो जरा ध्यान से, आपको यहां पर दिखेगा कि V इज इक्वल टू, यहां पे देखो E1 प्लस E2, तो E के प्लेस पर क्या मिल रहा है आपको, देखो जरा, E के प्लेस पर क्या मिल रहा है, E1 प्लस E2, क्लियर ना, माइनस I के प्लेस पर तो I है। अब यहां पे देखो, इंटरनल रेजिस्टेंस की जगह पे आपको क्या मिल रहा है, R1 प्लस R2, तो आप यहां से क्या समझ रहे हैं कि यहां पर यह कंडीशन बन रही है कि V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट, इंटर रेजिस्टेंस की वैल्यू ये लिखी हुई, तो V इज इक्वल टू, ये देखो ये वैल्यू क्या लिखी है, E इक्विवेलेंट की जगह E1 प्लस E2 माइनस I
आर इक्विवेलेंट की जगह R1 प्लस R2। यहां पे ये हो क्या रहा है सर, बिल्कुल समझा रहा हूं। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि भाई यदि, ध्यान दो जरा, यदि दो सेल सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो उन दोनों सेल का जो ईएमएफ होता है वो ऐड हो जाता है, आधी बात है, ठीक है, और उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी ऐड हो जाती है। तो यहां पर आधी बात है ये, तो ईएमएफ इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3, और ये चलता चला जाएगा। और यहां पे आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये चलता चला जाएगा। लेकिन अगर पोलैरिटी अलग अलग है, जैसे मान के चलिए कि एक सेल ऐसे कनेक्टेड है और दूसरी सेल ऐसे कनेक्टेड है, इस तरीके से, तो क्या होगा भाई, तो कुछ ऐसा होगा कि भाई ये वाली जो सेल है ये इस डायरेक्शन में जो है करंट को भेजना चाहती है, वेट, ये वाली सेल यहां करंट को भेजना चाहेगी, ये वाली सेल यहां करंट को, और आप ये देखेंगे कि बाहर जाकर के इन दोनों का जो करंट होगा वो एक दूसरे को क्या करेगा, ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, मतलब क्रॉस करने की कोशिश करेगा ना। तो जिसकी ताकत ज्यादा होगी, जिसका ईएमएफ ज्यादा होगा, वो जीत जाएगा। तो ऑपोजिट पोलैरिटी वाले केस में क्या लिखेंगे, ऑपोजिट पोलैरिटी वाले केस में, ऑपोजिट पोलैरिटी वाले केस में क्या होगा भाई, जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है यहां पर E1 माइनस E2 भी हो सकता है। जो टर्मिनल सेम डायरेक्शन में है उन सबको ऐड करेंगे, जो जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको आप क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। तो E1 माइनस E2, और यहां पर आप जैसा भी आपको समझ में आए वैसा हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई, अगर सेम जैसे E1 और E2 का टर्मिनल ऐसे लगा हुआ है सेम तरीके से, तो पॉजिटिव लो, और अगर ऑपोजिट लगाए तो नेगेटिव लो। तो आपको यहां पे समझ में आ रहा होगा कि सेल के ईएमएफ में क्या होगा। हाँ, क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि यदि सेल्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट हो जाती हैं तब हम क्या करेंगे। तो देखिए जरा, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आप हेडिंग बनाए यहां पे कि भाई ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, internal resistance in parallel combination of cells, ठीक है। चलिए इसको अंडरलाइन कर देते हैं हम ना। चलिए अभी आप ये मान के चलिए कि मेरे पास ना दो सेल है, मैं सिर्फ पहले दो सेल वाला एग्जांपल लूंगा, हाँ, क्योंकि दो हो तो ज्यादा आसान होगा। इसके बाद जो है आप मल्टीपल सेल तो बना ही सकते हैं। ये मेरे पास दो सेल हैं और ये मेरे पास ना इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है। फिर ये मेरे पास एक और सेल हो गई, ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस हो गई। चलिए भाई, अब देखो अभी क्या होगा कि यहां से मेरे पास इस पॉइंट का जो टर्मिनल वोल्टेज है ये A है, और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज बोल सकता हूं मैं B है ना। अभी ध्यान से देखना, अभी होता क्या है कि आप जानते हो भाई वो सभी पॉइंट्स या वो सभी सेल या वो सभी कंपोनेंट जो कॉमन टर्मिनल के अक्रॉस कनेक्टेड होते हैं उनका जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो सेम होता है। हाँ चलिए, तो यहां पर क्या होगा ना कि भाई एक्सटर्नल कोई बैटरी वगैरह लगी हो सकती है, इनमें करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो कुछ इस तरीके से होगा। देखो इतना तो क्लियर है कि भाई चाहे ये सेल जिसका ईएमएफ E1 है, इसका ईएमएफ E2 है, इसकी रेजिस्टेंस R1 है, इसकी रेजिस्टेंस R2 है। अब यहां पर ना इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज तो सेम होने वाला है, ये चीज क्लियर है, लेकिन करंट क्या होगा अलग अलग। इसके अंदर करंट गया I1 और इसके अंदर करंट गया I2, क्योंकि अलग अलग ब्रांचेस हैं। और उसके बाद जो करंट मिलकर के वापस से यहां पर करंट I मिलेगा, मतलब I करंट गया था और I करंट मिला, तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो I करंट है दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ओके, नाउ अगर मैं यहां पर V कैलकुलेट करता हूं, देखो कंडीशन वही है, कंडीशन वही है कि E इज इक्वल टू V प्लस IR आपको लगाना है। तो अगर मैं यहां पर V कैलकुलेट करता हूं,
V, तो कितना हो जाएगा? अच्छा देखो, तो मैं एक काम करता हूं कि इसी वाले फॉर्मूले से फ्रॉम E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर, तो यहां से मैं I इज इक्वल टू क्या निकाल सकता हूं? इसी वाले फॉर्मूले से मैं I इज इक्वल टू निकाल सकता हूं E माइनस वी अपॉन आर, हो जाएगा ना। अगर I1 है, क्योंकि देखो I1 I2 अलग अलग सेल में जा रहा है, तो E1 और अपॉन में R1, V तो सेम रहने वाला है दोनों ही सेल के लिए, क्योंकि ये दोनों कॉमन पॉइंट, कॉमन टर्मिनल में कनेक्टेड हैं। क्लियर है? तो V तो दोनों का सेम होने वाला है। आपने पढ़ा भी होगा भाई, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पैरेलल कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज सेम। हाँ चलिए, इन सेम टर्मिनल, तो I1 की वैल्यू आप इस तरह से निकालेंगे, और I2 की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? I2 की वैल्यू आप निकालेंगे E2 माइनस V अपॉन R2, ये I1 की वैल्यू और ये I2 की वैल्यू। ठीक, तो मैं इसको भी यहां पर बॉक्स के अंदर कर दे रहा हूं। अब आप मुझे बताओ कि यहां पर हमने क्या पढ़ा हुआ है कि I इज इक्वल टू क्या होता है? I इज इक्वल टू होता है I1 प्लस I2, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 होता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? I इज इक्वल टू I1 की वैल्यू E1 माइनस V अपॉन में R1 प्लस I2 की वैल्यू E2 माइनस V अपॉन में R2, देन I इज इक्वल टू, यहां पे थोड़ा समझना चीजों को, मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम में अगर लूंगा तो ये हो जाएगा कुछ R1 R2, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा E1 R2 माइनस V R2 प्लस E2 R1 माइनस V R1 हो जाएगा। बिल्कुल सर, आसान है, बिल्कुल आसान है। चलिए अब आप ये समझो कि I इज इक्वल टू, यहां पर समझना, I इज इक्वल टू, मैं इसको सेपरेट करके कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं कि E1 R2 और उसके बाद प्लस E2 R1, देन यहां पर मैं माइनस साइन लगाऊंगा। अब देखना, V R2 और माइनस का V R1 अपॉन में R1 R2 है। चलिए, I इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 मैंने सेपरेट लिख दिया। अब यहां पे समझो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि इन दोनों का माइनस बाहर आ गया और माइनस V बाहर आ गया, तो ये बचेगा R2 प्लस R1, देखो ना, और R1 R2 मैंने सेपरेट कर दिया। क्लियर है? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब आप यहां पर समझो कि मुझे करना क्या है। मुझे तो पता करना है कि अगर सेल्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होंगी तो ईएमएफ कितना होगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ। अगर सेल सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो पता पड़ गया। तो यहां पर सर करना क्या है? तो यहां पर ना मैं ऐसा केस बनाऊंगा कि मैं फिर से वही केस बनाऊंगा, E इज इक्वल टू, या ऐसा बना दूं कि V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। हाँ, तो मैं ऐसी, तो मैं V की वैल्यू निकाल लेता हूं, ताकि मुझे E की जगह जो लिखा होगा उसको मैं इक्विवेलेंट ईएमएफ बोलूंगा, और R की जगह जो लिखा होगा, मतलब मुझे ऐसी कंडीशन बनानी है कि I के साथ ये पूरे R वार का इंटू मैं करवा दूं। तो यहां से ना मैं V की वैल्यू निकालूंगा कैसे भी करके। तो V की वैल्यू को निकालने के लिए मैं इसको इस साइड भेज देता हूं, भेज दूं। चलिए, तो मैं एक बार फिर से इसको लिखता हूं, आप तो चेक कर ही लेना, आपके पास तो ये सब लिखा ही हुआ है। तो यहां पे हमने लिखा था, देखो मैं इसको भेज देता हूं इस साइड, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, V माइनस V साइड आ गया, तो V R1 प्लस R2 अपॉन में क्या है, R1 R2। ठीक, चलिए, और यहां पे क्या लिखा हुआ है? यहां लिखा हुआ है E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2, और I साइड आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक, देख लो जरा, चेक कर लो, हो जाएगा। ये सारी चीजें हमने ऐसे भेज दी, E1 R2 वगैरह इस तरह से लिख दिया। नाउ अभी समझो, अब मैं क्या करूं, मुझे इस साइड सिर्फ V को बचाना है, मुझे इस साइड सिर्फ V को बचाना है, तो मैं कुछ ऐसा कर लूंगा, V इज इक्वल टू R1 R2 का इंटू इस साइड कर देता हूं, और ये नीचे अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, तो E1 R2 प्लस E2 R1
अपॉन में क्या है R1 R2, ये पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना इस साइड, ठीक है। मैं ऐसे बोल देता हूं कि R1 R2 इस साइड जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पर R1 R2 का मल्टीप्लाई और R1 प्लस R2 का डिवाइड। इसी तरीके से I के साथ हो जाएगा R1 R2 का मल्टीप्लाई और R1 प्लस R2 का डिवाइड। तो आप क्या देखेंगे कि यहां से ये तो हो गया कैंसिल और बाकी सारी चीजें बची गई हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि V इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में क्या बचा है R1 प्लस R2। क्लियर? नाउ माइनस I और यहां पे बचा R1 R1 प्लस R2। तो अगर मैं इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करता हूं, अगर मैं इसको ये वाली इक्वेशन से कंपेयर करता हूं कि V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, तो आप क्या देखेंगे कि भाई जो ईएमएफ है, जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये निकल के आ रहा है E1, कंपेयर करेंगे ये वाली इक्वेशन से ना, तो ये निकल के आ रहा है आपका E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, और यहां पे जो R इक्विवेलेंट निकल के आ रहा है दैट इज R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो आप पाएंगे कि जो रेजिस्टेंस का जो केस बन रहा है वो तो ऐसा है कि भाई कैसे भी कनेक्टेड हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो अपन ने जो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा था वही केस बन रहा है, लेकिन इक्विवेलेंट ईएमएफ थोड़ा सा अलग चेंज इसमें आ रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन बनती है। ठीक, आप इसको ध्यान रखेंगे। कई बार बच्चे फॉर्मूला याद नहीं कर पाते हैं, तो डायरेक्ट याद करो E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। क्लियर? नाउ ये केस बन जाएगा। अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इस पर बेस्ड एक आध दो छोटे छोटे से क्वेश्चन लेंगे जो कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बहुत जरूरी है। देन वी विल मूव ऑन टू द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कि भाई जो करंट की मैक्सिमम और मिनिमम कंडीशन कब बनती है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन सीरीज एंड पैरेलल में। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन यहां पर ऐड कर लेता हूं। अभी देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या मिल रहा है, यहां पर ना एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो हमने अभी तक पढ़ा हुआ था कि अगर दो सेल हमारी एक साथ कनेक्टेड है, पोलैरिटी सेम है तो ऐड हो जाएगी, अगर अपोजिट पोलैरिटी है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। यहां पर टर्मिनल वोल्टेज वगैरह आपको निकालना है, तो ये सारी चीजें कैसे करेंगे देखना, जो कराएंगे उसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई यहां पर ना दो डायग्राम आपको मिल रहे हैं, एक सर्किट ए है और ये दूसरी सर्किट बी है। आपको इन दोनों सर्किट में, दोनों ही केसेस में इस अमीटर में क्या रीडिंग होगी यह आपको बताना है, मतलब करंट, और इस वोल्ट मीटर में क्या रीडिंग होगी यह आपको बताना है। तो अभी समझो जरा, यहां पर क्या है कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक चीज यहां पर आपको क्लियर करनी चाहिए, यदि मेरे पास एक सेल ये है और एक सेल ये है, अगर इन दोनों का प्लस प्लस टर्मिनल कनेक्टेड है तो ये कौन सा केस है? आंसर याद रखिए, सेल चार्ज हो रही है, ये चार्जिंग या रिचार्जिंग वाला केस है। लेकिन यदि मैं ऐसा बोलूं, और इस वाले केस में क्या होगा कि भाई प्लस सेल अपना करंट देना चाहेगा, ये वाला सेल अपना करंट देना चाहेगा, तो ईएमएफ जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, हमेशा याद रखो। और अगर ऐसा चल रहा है कि भाई प्लस से माइनस कनेक्टेड है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये प्लस देगा तो ये एक्सेप्ट कर लेगा ये वाला माइनस, और ये वाला प्लस देगा तो इसका माइनस एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये वाले केस में ईएमएफ हो जाएगा ऐड। ये वाली बात आप याद रखेंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे इस तरह के न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब जरा यहां पर देख के मुझे बताइए कि कौन सा जो केस है वो रिचार्जिंग वाला है और कौन सा केस नॉर्मल है। तो यहां पर आप पाएंगे कि भाई देखो, ये प्लस से करंट आया, यहां से एमीटर से गया और ये माइनस में गया, मतलब ये रिचार्जिंग का केस तो नहीं है, इसमें ईएमएफ क्या होने वाला है? ऐड। तो आप यहां पर लिखेंगे आपको अमीटर की रीडिंग निकालनी है और वोल्ट मीटर की। तो अमीटर की रीडिंग का मतलब क्या है? करंट कैलकुलेट करना है, वोल्ट मीटर का मतलब है टर्मिनल वोल्टेज कैलकुलेट करना है। तो आई इज इक्वल टू क्या करेंगे? टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो टोटल ईएमएफ आई इज इक्वल टू, देखो आई इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ क्या है भाई? 9 वोल्ट और 6 वोल्ट, क्योंकि दोनों
के ऑपोजिट पोल, मतलब दोनों की जो करंट है ना वो एक्सेप्ट कर रहे हैं एक दूसरे का, तो 15 वोल्ट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेक करो जरा, टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस 1 और देखो ऐसा है कि ये दोनों पैरेलल में नहीं है रेजिस्टेंस, अदरवाइज आप सोचो सर पैरेलल में, ठीक है, तो यहां पर आप ये देखोगे कि ये हो जाएगा आपका 15 वोल्ट अपॉन में ये 2 ओम, ठीक, क्योंकि जो करंट इसमें से पास होगा वही करंट इसमें से पास होगा, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा 7.5 एम्पियर, तो अमीटर की रीडिंग हो गई 7.5 एम्पियर पहले वाले डायग्राम के लिए। और आप भी देखेंगे कि अगर मुझे निकालना है टर्मिनल वोल्टेज V, तो बोला सर इन दोनों में क्या ही प्रॉब्लम है, एक छोटी सी प्रॉब्लम आ सकती है, इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूं यहाँ पे। अब देखो V इज इक्वल टू क्या, तो टर्मिनल वोल्टेज आपको निकालना है, तो कैसे निकालोगे, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर अपन करते हैं, तो आप ये देखो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। हाँ, अब यहां पर आप ये देखो कि टर्मिनल ये वोल्ट मीटर कहां लगा है, 6 वोल्ट के अक्रॉस, तो 6 वोल्ट ईएमएफ की वैल्यू क्या है, 6 वोल्ट माइनस सेल का ईएमएफ कितना है 6, चलिए 6 माइनस आई आर, अब करंट कितना जा रहा है 6 वोल्ट में, भाई करंट तो पूरे में एक ही होगा ना 7.5 इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटर रेजिस्टेंस 1, तो जो टर्मिनल वोल्टेज है कितना दिखाएगा, माइनस का 1.5 वोल्ट। अब यहां पर देखना दूसरी चीज कि ये तो इसका तो बता दिया इसने, अब ये वाले में देख लो, अब इस वाले में अपन चेक करेंगे, तो आप यहां पर क्या देखते हैं कि भाई इसका प्लस टर्मिनल और इसका प्लस टर्मिनल दोनों जो है दोनों सेम पोलैरिटी के साथ कनेक्टेड है, तो ये जो केस है ये कैसा है, ये सेल चार्ज हो रही है या ये सेल रिचार्ज हो रही है, दोनों में से कोई तो हो ही रही होगी, 9 वोल्ट ज्यादा है तो 6 वोल्ट को चार्ज कर रही है। और रिचार्जिंग वाला जब केस आता है ना, तो आप क्या करते हैं, तो आप ऐसी कंडीशन बनाते हैं कि कभी भी टर्मिनल वोल्टेज निकालना पड़ेगा तो आप उसके लिए V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर लगाएंगे, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा हुआ था कि टर्मिनल जब हम रिचार्ज करते हैं तो उस समय टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा होता है, तो V इज इक्वल टू, अगर मुझे इस 6 वोल्ट का देखना है तो मुझे I की वैल्यू नहीं पता, तो I की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये वाले केस में करंट कितना होगा, तो हम ये निकालेंगे करंट इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ। अब देखो यहां पर ये दोनों प्लस प्लस कनेक्टेड है, तो मैं करूंगा E1 माइनस E2 मतलब 9 माइनस 6 अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, टोटल रेजिस्टेंस कितनी है भाई यहाँ पे 2, ठीक है, अब ये टोटल रेजिस्टेंस 2 है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, I इज इक्वल टू 9 माइनस 6 तो 3/2, 1.5 एम्पियर यहाँ पे करंट आ जाएगा, और यहाँ पर 1.5 एम्पियर करंट आ गया, तो V इज इक्वल टू ये 1.5 तो 7.5 वोल्ट, ये आपको इस तरह से दिखाई पड़ेगा इसका टर्मिनल वोल्टेज, ठीक, तो आपको इस तरह की चीजें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बढ़िया सा। चलिए अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और अभी हम पढ़ेंगे कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम करंट इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। देखो अभी और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ही पढ़ना है हमें, यहां से क्वेश्चन ही बनेगा। देखो क्या होता है, जैसे मान के चलो मेरे पास एक सेल है, आपने टॉर्च देखी होगी पुरानी वाली, हाँ, तो आपने क्या देखा होगा कि भाई ये टॉर्च है और इस टॉर्च में हम इस तरह से हमने एक सेल लगाया, हिप्पो वाला सेल नहीं आता था पहले, एक सेल लगाया, ठीक है, फिर ये इस तरह से एक दूसरा सेल लगा दिया बड़ा, फिर एक तरह से तीसरा सेल लगा दिया, तो ये हमने सीरीज कॉम्बिनेशन ऐसा बैठा दिया, और उसके बाद अब ये बढ़िया से सेल इस तरह से चल रही है। मान के चलो मैंने उल्टा लगा दिया, लेकिन लगाया तो सही है कि नहीं, ऐसे लगाते हैं एक के पीछे एक के पीछे एक। तो आपको समझना है, अब आपको समझना है कि जो सेल है हम उसको भी सीरीज में और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, हाँ मिक्स्ड कॉम्बिनेशन भी करते हैं। तो कहां पर हमें सीरीज कॉम्बिनेशन में सेल कनेक्ट करना चाहिए, कहां पर मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में सेल को कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने 4 सेल लगाए लेकिन करंट एक का ही मिल रहा है, तो चारों सेल को यूज करने का जो मतलब है वो कुछ हल तो नहीं हो पाया। तो इसीलिए हमें समझना है कि कहां पर एक सेल 4 सेल का काम कर जाएगा और कहां पर 10 सेल मिलकर भी एक सेल का काम नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? तो ये हम वेरियस कंडीशंस को समझने वाले हैं। तो लेट्स से मेरे पास मैं यहां पर ये कंसीडर करता हूं कि भाई मेरे पास ना बहुत सारे सेल्स हैं। तो लेट्स से ये मेरे पास एक सेल और ये इस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस,
इसी तरीके से ये मेरे पास एक दूसरी सेल और ये सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस, ये मेरे पास एक तीसरी सेल और ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस, और इस तरह से मेरे पास एक सर्किट, एक जो है रो में बहुत सारी सेल्स हो गई। और इन सभी सेल्स को मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो कि कुछ भी हो सकता है, कूलर, पंखा या छोटी सी एलईडी, इसको ऑपरेट कराने के लिए मैंने ये सारी की सारी सेल्स यहां पर लगाई हैं। मैं चाहता हूं कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये फैन हो सकता है, ये छोटा मोटा कोई पंप हो सकता है, कूलर में नहीं लगा होता वो पानी ऊपर फेंकता है, या ये छोटी सी एलईडी, छोटी एलईडी मतलब एक छोटा एलईडी बल्ब हो सकता है, छोटी सी एलईडी झल्लर में लगी होती है वो हो सकती है, ठीक, तो कुछ भी हो सकता है। तो मुझे इसको ये मल्टीपल सेल लगा के इसको ऑपरेट कराना है। तो अब मुझे समझना है कि ये सेल कितना करंट मुझे प्रोवाइड करेंगे, कैसे केस में, और मुझे ऐसे केस में मैक्सिमम करंट इनसे लेना है तो मैं कैसे ले सकता हूं। तो लेट्स से मैंने यहां पर अज्यूम किया कि भाई ये वाली जो सेल है इसका ईएमएफ ई है, इसका ईएमएफ ई है, इसका ईएमएफ ई है, मतलब हर एक सेल का ईएमएफ ई है, और इंटरनल रेजिस्टेंस हर एक सेल की है स्मॉल आर। अगर हम जो है मैक्सिमम मिनिमम करंट की कंडीशन चाहते हैं तो भाई आप ना, और हर सेल का ईएमएफ अलग अलग है, तो वहां पर ऐसे केस में बहुत टफ, बहुत हार्ड हो जाता है कि मैक्सिमम और मिनिमम करंट की कंडीशन पता लगाना, ठीक। तो हमारे सिलेबस में हमें हर सेल का जो ईएमएफ है वो ई कंसीडर करना होता है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं लेट ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस of each cell connected in series is small e and small r respectively, ठीक। और कैपिटल आर क्या है? कैपिटल आर है यहां पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक ना। कैपिटल आर इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक ना। अभी समझो यहां पे, तो अगर मैं करंट की बात करूं तो करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू, या मैं टोटल करंट कहना चाहता हूं तो टोटल करंट I इज इक्वल टू होता है टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। अभी समझना, अभी क्या होता है कि जब मैं कह रहा हूं टोटल करंट I इज इक्वल टू, तो टोटल ईएमएफ, देखो एक सेल का ईएमएफ ई है। अब आप समझो कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में ये कनेक्टेड है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होता है, ऐड हो जाता है। अगर ऑपोजिट टर्मिनल होगा तो सब्ट्रैक्ट होगा। आप भी देखो ई, एक सेल का ईएमएफ ई, दो सेल का 2E, तीन सेल का 3E, और इस तरह से अगर n नंबर ऑफ सेल है तो ईएमएफ हो जाएगा NE। नाउ आपने ये देखा कि इंटरनल रेजिस्टेंस की मैं बात करूं, इंटरनल रेजिस्टेंस की, तो भाई इंटरनल रेजिस्टेंस चाहे सेम पोलैरिटी हो या ऑपोजिट पोलैरिटी, ये ऑल केसेस में क्या होंगी, ऑल केसेस में ये ऐड होंगी। इंटरनल रेजिस्टेंस सभी केसेस में क्या होंगी, सभी केसेस में ऐड होंगी। ये चीज आपको समझना है। तो यहां पर समझो, तो अगर इसकी रेजिस्टेंस स्मॉल आर तो दूसरे सेल की भी जुड़ जाएगी तो 2R, तीसरे सेल की भी जुड़ जाएगी 3R, चौथे सेल की भी जुड़ जाएगी 4R। रेजिस्टेंस, रुकावट तो हमेशा ऐड होती है, NR। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का सम कितना हो गया, NR। तो क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो गई, कैपिटल R। तो आप ये समझेंगे कि भाई इस तरह कॉम्बिनेशन में जो करंट का फॉर्मूला बन गया वो ये बन गया। अब आप ये देखो कि मैक्सिमम करंट आपको कब मिल सकता है, देखना जरा। तो आप यहां पे लिखेंगे फॉर मैक्सिमम करंट। आप समझो कि अगर मैं ऐसा बोल दूं कि भाई यदि देखो, यदि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ी है इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो आप क्या देखते हैं कि भाई I इज इक्वल टू, अगर ये बहुत बड़ी है ना तो मैं NR को नेग्लेक्ट कर दूंगा, तो क्या मिलेगा मुझे, NE अपॉन ये R। NR तो नेग्लेक्ट हो गया क्योंकि R अगर बहुत बड़े, तो अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस काफी बड़ी है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस काफी ज्यादा है, तो उस केस में मैं इंटरनल रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दूंगा और देखूंगा कि जो करंट जो मुझे मिल रहा है ये मुझे
एन टाइम्स, मतलब अगर 2 सेल लगी है तो 2 गुना, 3 सेल लगी हो 3 गुना, एन सेल लगी तो एन गुना, मतलब एन टाइम्स करंट मुझे मिलेगा ये वाले केस में। लेकिन तो ये कंडीशन कैसी है मैक्सिमम करंट की? बोला सर मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, अभी आपको क्लियर होगा। अगर मैं यहां पे ऐसा बोलता हूं फॉर मिनिमम करंट, अगर मैं यहां पे ऐसा बोलता हूं, देखो जरा, मिनिमम करंट के लिए क्या होगा कि भाई आर बहुत छोटा हो जाए और एन आर बहुत बड़ा हो जाए। मतलब हम कुछ ऐसा काम करें कि भाई आपको ना पहले चलाना था पंखा बड़ा वाला, और अब आपको चलानी है छोटी सी एलईडी, झल्लर वाली एलईडी। तो इस बार जो जो रेजिस्टेंस है वो बहुत बहुत कम होने वाली है कि नहीं? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू ये काफी कम है। तो आप ये देखेंगे कि भाई अब मुझे कितना करंट देना पड़ेगा, अब मुझे थोड़ा ही करंट देना है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे भाई, I इज इक्वल टू एन, इस फॉर्मूले पुट करो, एन ई अपॉन ये एन आर बहुत बड़ा है और आर की वैल्यू बहुत छोटी है। तो मतलब आपने रेजिस्टेंस, या आप कोई भी झल्लर के बल्ब की बजाय कोई भी और भी केस भी ले सकते हो। तो अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत छोटी है तो ऐसे केस में आप क्या लिखोगे, आपने एन आर को तो रखा और एन ई को मतलब जो आर को नेग्लेक्ट कर दिया। तो ऐसे केस में आपको क्या मिलेगा कि आई इज इक्वल टू कैपिटल ई अपॉन आर। तो आप ये देखते हैं कि भाई देखो यहां पे आप ये देखते हो कि यहां पर आपको जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ी थी इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में, तो वहां पर आपको जो करंट है, आपको जो करंट है ये एन टाइम्स मिल रहा था, और यहां पर आपको सिर्फ 1 टाइम मिल रहा है, एक सेल के जितना करंट। तो आप ये देखें अगर सीरीज कॉम्बिनेशन आप लगा रहे हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन आप सिर्फ जब भी जो है यूज करें जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा हो। लेकिन जरा सोचो कि आपके पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू छोटी सी है, और अगर आप वैसे कॉम्बिनेशन में मतलब वैसे केस में आप सीरीज कॉम्बिनेशन लगाते हैं तो आप भले ही 10 सेल लगाओ लेकिन करंट आपको सिर्फ एक सेल का लगेगा, और बाकी के जो 9 सेल हैं उनको लगाने का कोई पर्पज नहीं यहां पर प्रूव होता। क्लियर है? तो बस ये आपको समझ में आया कि भाई मैक्सिमम करंट कब बनेगा, मिनिमम करंट कब बनेगा। इसी तरीके से आप ये देखें पैरेलल कॉम्बिनेशन में, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन से दबा के क्वेश्चन पूछा था तो उसको भी हम समझने वाले हैं। तो देखना जरा आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा, आराम से तसल्ली समझो। मान के चलो कि भाई मेरे पास ना ये एक सेल, फिर मेरे पास ये एक दूसरी सेल, फिर मेरे पास ये एक तीसरी सेल, और इस तरह से बहुत सारी जो जो सेल हैं ये मेरे पास हैं, और सभी की जो ईएमएफ है वो ई है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी हमने एक सर्किट में लगा करके रखी हुई है। ठीक, चलिए तो मैं इनको कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर देता हूं। चलो तो मैं इनको डायरेक्ट कनेक्ट कर देता हूं कुछ इस तरीके से। ठीक, या देखने में अच्छा ही लग रहा है क्या? चलो तो मैं इसको ऐसा करता हूं कि ये 4 यहां पर हैं, ठीक, देखिए जरा, चलिए तो ये मेरे पास एक कॉम्बिनेशन हमने बना दिया। यहां पर कहा कि भाई करंट, तो अब आप ये देखेंगे कि क्या सब में सेम करंट जाएगा, क्या नहीं, सब में सेम करंट तो नहीं जाएगा। या सब में देखो यहां से कुछ करंट निकल रहा है, यहां से कुछ करंट आ रहा है, यहां से कुछ करंट आ रहा है, यहां से कुछ करंट जाएगा, और सारा का सारा करंट यहां पे इकट्ठा होके और यहां पे आई करंट ये फ्लो हुआ, इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से आई करंट ये आगे बढ़ेगा, और यहां से फिर से ये आई करंट इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये यहां से और ये यहां से। समझे? हमने यहां पर ये कंसीडर कर लिया कि हर एक सेल का जो ईएमएफ है वो ई है, ये ईएमएफ ई है, ये ई है, ये ई है, और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। ठीक ना? अभी आपको ये समझना है कि यहां पर करंट की कंडीशन क्या बनेगी। तो हम ये मान लेते हैं कि भाई करंट का फॉर्मूला होता है टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब आप ये समझो
कि यहां पर समझो समझो, देखो क्या है कि भाई ये जो सारी की सारी जो सेल है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये जो सेल है इनका ईएमएफ कितना होगा, ठीक, इन सबका ईएमएफ कितना है, इन सबका ईएमएफ कितना है, ई ई ई ई, इन सबका ईएमएफ ई नाउ। तो अभी आप क्या करेंगे कि यहां पर समझो कि आप कितना ईएमएफ यहां पर आपको लेना है। तो सुनो कि एक ब्रांच से जो भी करंट पास हो रहा है या एक ब्रांच से करंट जिन रेजिस्टेंस के थ्रू पास होगा, एक बार फिर एक ब्रांच में जितने सेल हैं सिर्फ वही ईएमएफ आपको यहां पर लेना है, ठीक। तो आप क्या करेंगे यहां पर, आप ये देखो इस ब्रांच में कितने सेल हैं, तो एक सेल है, तो आप यहां पर एक सेल का ईएमएफ लो, ठीक नाउ। अभी टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या, देखो अब बोला सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर करंट हर एक सेल इंडिविजुअली अपना अपना करंट यहां पर दे रही है ना। चलिए तो टोटल ईएमएफ में आपने ले लिया ई नाउ। अब आप देखो टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या है, सम है इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो भाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो यहां पर है कैपिटल आर, वो मैंने ये लिख ली नाउ। अभी इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करेंगे, इस सेल की इस सेल की इस सेल की, तो आप ये देखो कि अगर ये देखो ये सारी की सारी सेल किसमें, पैरेलल में, तो आर 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 आर, इन सब की इंटरनल रेजिस्टेंस को अगर आप सम करेंगे तो ये सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो कितना हो जाएगा, देखो आपको पता है कि यदि दो सेल हैं ये दोनों पैरेलल में, तो इनका जो वो होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये आ जाएगी आर बाय टू। अगर तीन सेल हैं तीनों पैरेलल में तो आ जाएगी आर बाय थ्री, और अगर चार सेल हैं चारों पैरेलल में तो आ जाएगा आर बाय फोर। इसी तरीके से अगर इसमें एम रोज हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस का अगर आप ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगी आर अपॉन एम, कितनी आ जाएगी, आर अपॉन एम, ठीक। कैसे, दो सेल को पैरेलल में रखो और फिर उनका जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो तो आर बाय टू आएगा। तीन सेल को पैरेलल में रखो ऐसे, ये एक ये दो ये तीन, निकालो उनकी इंटर रेजिस्टेंस तो आर बाय थ्री आएगा। ऐसे अगर आर बाय फोर आ जाएगा, एम सेल है तो आर बाय एम आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आई इज इक्वल टू कितना बन गया, यहां पर आप ये देखेंगे ई एलसीएम आ गया आर प्लस एम आर अपॉन एम, ये एम आ जाएगा ऊपर, देन वी विल गेट आई इज इक्वल टू एम ई अपॉन आर प्लस एम आर। क्लियर है, यहां पर एम क्या है, नंबर ऑफ रोज, ठीक। चलिए तो यहां पर आप ये देखते हैं, यहां पर आप ये देख रहे हो कि एम और ये ई आर प्लस एम आर। नाउ अभी समझना, यहां पर आपको ये मिल गई करंट की कंडीशन। अब आपको मैक्सिमम करंट कब मिलेगा, मैक्सिमम करंट, तो यहां पे देखो फॉर मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट के लिए क्या करें आप कि यहां पर आप ये देखो कि जब इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत बड़ी हो जाए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तो आप क्या करेंगे कि I इज इक्वल टू एम ई अपॉन, यहां पर क्या है, स्मॉल आर बचेगा, क्या बचेगा, स्मॉल आर, ठीक है। तो इस केस में आपको m नंबर ऑफ सेल के जितना करंट मिलेगा। लेकिन जरा आप ये सोचिए कि भाई अगर मैं बात करूं मिनिमम करंट की, फॉर मिनिमम करंट, तो कितना हो जाएगा भाई, देखो ये R अगर बहुत छोटा है और एम आर बहुत बड़ा है तो कितना हो जाएगा, देखिए I इज इक्वल टू एम ई अपॉन आर, बहुत छोटा है तो आर को हम हटा देंगे और ये रखेंगे, तो यहां से ये, तो आप ये देखेंगे भाई ऐसे वाले केस में आपको सिर्फ और सिर्फ एक सेल के जितना करंट मिलेगा और यहां पर आपको बहुत सारा करंट मिल सकता है। तो अगर आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में ज्यादा करंट चाहिए तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा रखो और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो कम होनी चाहिए। क्लियर है, ये बात क्लियर हो जाएगी। अब मान के चलो कि आपको मिक्स्ड कॉम्बिनेशन मिल जाए जहां से क्वेश्चन बनेगा, तो हम कैसे करेंगे इसको देख लो जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में मैं क्या करता हूं, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में मैं बहुत सारे सेल लगा देता हूं, सीरीज में भी और पैरेलल में भी। तो मैं डायग्राम बना लेता हूं यहां पे, लेट्स से ये मेरे पास एक ब्रांच, ये एक सेल, फिर ये दूसरी सेल, फिर ये तीसरी सेल,
ये चौथी सेल और ये इस तरह से बनती चली जाएगी। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि भाई यहां से इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक, यहां से इन दोनों कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देंगे। चलो इन चारों को यहां पर हमने इस तरह से कनेक्ट कर लिया। इसी तरीके से यहां पे भी हमने इन चारों को कनेक्ट कर लिया। नाउ यहां पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दी कैपिटल R और यहां पे इसको कनेक्ट कर दिया। अब आप ये देखेंगे कि भाई समझो ये डायग्राम हमने बना दिया। इस डायग्राम में क्या है कि हर एक सेल का जो ईएमएफ होगा ये E हो जाएगा, जो E हो जाएगा, और इस तरह से n नंबर ऑफ सेल जा रही हैं एक रो में। ठीक, और हर एक सेल की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये स्मॉल r हो जाएगी। ठीक, नाउ यहां पे अपन लिखेंगे थोड़ा सा इंग्लिश में, क्या लिखेंगे, देयर आर n नंबर ऑफ, चलो ठीक है, n सेल्स इन वन रो। एक रो में या एक ब्रांच में n सेल्स हैं और टोटल m रो हैं, एंड देयर आर टोटल m रोज। ठीक है, तो ये जो ब्रांचेस है ये कहां तक जा रही हैं, ये हैं m रोज हैं। हाँ, टोटल m ब्रांचेस हैं इस तरह से। नाउ तो अभी आप भी देखो क्या करेंगे कि यहां पर करंट का फॉर्मूला क्या है। करंट का फॉर्मूला ग्रीन पेन में यहां पर यूज करूंगा। तो करंट का फॉर्मूला है टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो आप भी देखो करंट कितनी रेजिस्टेंस से, जैसे अगर मैं करंट की बात कर रहा हूं तो भाई ये हो गई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, तो ये ब्रांच से करंट आएगा, ये वाली ब्रांच से करंट आएगा, ये वाली ब्रांच से करंट आएगा, और ये करंट यहां से इन सभी में यहां से ऐसे पास होगा, फिर ये करंट यहां से वापस जाएगा। तो आप ये देखो जो करंट है, करंट एक ब्रांच में कितनी रेजिस्टेंस से, सॉरी एक ब्रांच में जितनी सेल से पास होता है उतने ही सेल का ईएमएफ मुझे यहां पर लिखना होता है। तो आप ये देखो कि एक ब्रांच में कितनी सेल, तो एक ब्रांच में n सेल और हर एक सेल का ईएमएफ E, तो NE टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल करंट। तो आप भी क्या करेंगे यहाँ पे टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस में यहाँ पे दो तरह की रेजिस्टेंस है, एक तो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और बाकी की है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आप ये देखो कि यहां पर मैंने क्या किया था कि R अपॉन M, एक ब्रांच में रेजिस्टेंस R थी और टोटल ब्रांचेस थी M। तो आप क्या करेंगे इस बार कि एक ब्रांच में रेजिस्टेंस R, 2R, 3R, 4R, 5R, तो एक ब्रांच में रेजिस्टेंस हो गई NR और टोटल कितनी ब्रांचेस M। ठीक, क्लियर। तो यहां से आप I ये देखेंगे कि I इज इक्वल टू क्या बन गया, I इज इक्वल टू बन गया NE अपॉन NR प्लस MR, अपॉन में क्या है M। आफ्टर दैट आप यहां पर पाएंगे I इज इक्वल टू NE अपॉन, अच्छा M चला जाएगा M का इंटू ऊपर, तो M इंटू N इंटू E अपॉन में NR प्लस MR। ये आ गई करंट की कंडीशन। लेकिन मैक्सिमम करंट आपको कब मिलेगा, यहां पर आपको कैलकुलेशन करना है। देखो यहां पर क्या है ना, अब आप एक चीज को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। जैसे मान के चलो आपने कह दिया कि भाई अगर ये आपने कह दिया कि यदि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ी है, बहुत बड़ी है और इंटर रेजिस्टेंस छोटी है, तो आप इन वैल्यूज को नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इनमें क्या है ना कि बहुत मल्टीपल नंबर ऑफ जो है इंटर रेजिस्टेंस हो रही, तो ये वैल्यू कोई भी बहुत छोटी या बहुत बड़ी यहां पर नहीं हो सकती। तो आप यहां पर वैल्यूज को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी तो n है और बहुत सारी m है, तो कोई वैल्यू इसमें से जीरो नहीं हो पाएगी।
बात कुछ क्लियर हो रही है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अब यहां पर मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में देखो, मैं आपको बता रहा हूं सच्चाई। सच्चाई है कि इस तरह से अगर आप एक वैल्यू को नेग्लेक्ट कर दो, दूसरी वैल्यू को यहां पे कर दो, डेरिवेशन में तो बिठा दोगे कि जबरदस्ती कर दिया आपने कि एनआर को नेग्लेक्ट कर दिया, बचेगा एमआर, तो डेरिवेशन में तो बैठ जाएगा। लेकिन वो हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। तो मैक्सिमम करंट के लिए आपको समझना पड़ेगा कि मैक्सिमम करंट कब मिलता है। तो याद रखो कि मैक्सिमम करंट जब मिलेगा जब ये डेनोमिनेटर छोटा हो जाए। क्या हो जाएगा? डेनोमिनेटर सबसे छोटा हो जाएगा। तो आप यहां पे लिखेंगे मैक्सिमम करंट, फॉर मैक्सिमम करंट डेनोमिनेटर शुड बी मिनिमम, क्योंकि डेनोमिनेटर छोटा, छोटी वैल्यू से डिवाइड लाएगा तो करंट बड़ा आएगा। तो अब यहां पर हमें क्या करना है कि हम ये देखेंगे कि डेनोमिनेटर को हम छोटा कैसे। देखो एक्चुअल में मैं आपको बताऊं ना कि यहां पर हम ये तिकड़म बढ़ाएंगे तो मुझे ना कैपिटल आर की वैल्यू मिलेगी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की। मुझे पता पड़ जाएगा कि यदि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी है तो मुझे सर्किट में मैक्सिमम करंट मिलेगा। तो मुझे पहले वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू पता कर लेनी है। तो ये कंडीशन बन रही है एनआर प्लस एमआर। तो आप भी देखो कि मैं एनआर प्लस एमआर को क्या लिख सकता हूं। ये देखो, ये मेरे पास एनआर प्लस एमआर जो लिखा हुआ है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? रूट एन आर स्क्वायर प्लस प्लस रूट एम आर स्क्वायर। बताओ क्या मैंने कोई चेंज किया? मैंने कोई चेंज नहीं किया ना, बिल्कुल नहीं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। अच्छा ये बताओ क्या मैं इसको ऐसे ऐसे लिख सकता हूं? रूट एन आर स्क्वायर चलिए देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? माइनस 2 रूट एन आर इंटू रूट एम आर प्लस 2 रूट एन आर इंटू रूट एम आर। बोला सर ये चल क्या रहा है? देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कैसे भी करके ना इसको मिनिमम प्रूव कर रहा हूं। ठीक, अब वो कैसे होगा ये देखो। तो मैंने क्या किया ना कि एन आर प्लस एम आर को मैं ओपन करके ऐसा लिख सकता हूं। हाँ, 2 को मैं रूट 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं। हाँ चलो लिख दिया। अब इसके बाद ये एज इट इज लिखा है। मैंने कहा कि जो वैल्यू यहां पे माइनस की वही वैल्यू यहां प्लस कर दी। तो भाई मेरी इक्वेशन में किसी भी तरह का टेक्निकल जो फॉल्ट नहीं आया। अब देखना, मैं इस इक्वेशन को यहां से लेके यहां तक देखता हूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूं ना, रूट एन आर, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो रूट एन आर माइनस रूट एम आर का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट एन आर और ये रूट एम आर। तो बोला सर इससे हमें समझ में क्या आ रहा है? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। तो देखो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि एन आर प्लस एम आर को मैं ओपन करके ऐसा बना सकता हूं, या अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो ये ऐसा बन जाएगा। पूरा सॉल्व कर लो, इसको ओपन करके पूरा सॉल्व कर लो तो ऐसा बन जाएगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एन आर प्लस एम आर इस वैल्यू से मिलकर के बना है। ठीक, अगर मैं एन आर प्लस एम आर को मिनिमम करना चाहता हूं तो इस पूरी वैल्यू को इक्वल टू की इस साइड वाली वैल्यू को मिनिमम कर दूं। बात समझ में आ रही है? इस साइड वाली वैल्यू मिनिमम कब हो सकती है? तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, फॉर एन आर प्लस एम आर टू बी मिनिमम, अगर ये वैल्यू मिनिमम हो गई, क्योंकि डेनोमिनेटर में लिखा था ना, ये डेनोमिनेटर में लिखा था, ये लिखा है। हाँ, अगर ये वैल्यू मिनिमम हो गई तो करंट हो जाएगा मैक्सिमम, एंड करंट टू बी मैक्सिमम। आप मुझे बताओ ये वैल्यू इससे मिलकर के बनी है। ठीक, अब ये तो जीरो नहीं हो सकता, लेकिन अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट हो गए, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए, तो ये वैल्यू जीरो हो सकती है। और अगर ये वैल्यू जीरो हो जाएगी तो भाई एक टर्म जीरो, सिर्फ बचेगा ये, तो ये वाली वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एन आर प्लस एन आर और ये जो एम आर की वैल्यू है ये कैसी होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। स्क्वायरिंग करेंगे तो बचेगा एन आर इज इक्वल टू एम आर। तो यहां से आपको क्या मिलेगा कि R इज इक्वल टू एन आर अपॉन एम।
तो ये रेजिस्टेंस आपने निकाल दी, मतलब आपने इसको मिनिमम भी प्रूव कर दिया और मिनिमम प्रूव करके यहां से आपने इसको ये रेजिस्टेंस निकाल दी। तो अगर आप मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू ये रखते हैं, मतलब मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितनी बड़ी है, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू आप रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भाई मेरे पास मिक्स्ड कॉम्बिनेशन मुझे बनाना है और चाहते हो कि भाई अगर और आप चाहते हो कि करंट भी मैक्सिमम मिले, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू सोच समझ कर डिसाइड करो कितनी होना चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस के n टाइम्स और जो भी है और यहां पर क्या है भाई m का डिवाइड। तो ये जो है ना r की वैल्यू आपको इतनी मिलनी चाहिए, r की वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए r, तो दिस शुड बी रेजिस्टेंस फॉर मैक्सिमम करंट। हाँ, तो दिस शुड बी रेजिस्टेंस फॉर मैक्सिमम करंट। ठीक है, ये बात समझ में आई। अच्छा, यहां पर ना जब भी अपन न्यूमेरिकल करते हैं तो आपको आई होप ये क्लियर हो रहा होगा, जब भी अपन न्यूमेरिकल करते हैं तो एक प्रॉब्लम मतलब एक टाइप की कंडीशन यहां पे बना के दे दी जाती है। जैसे मान के चलो कि वो मैं यहां पे दिखा देता हूं आपको कि मान के चलो आपको यहां पर दे दिया गया कि भाई लेट्स से देयर आर 36 सेल। कितने सेल? 36 सेल। तो ये तो 36 सेल हैं, ये एक्चुअल में क्या है, देखो एक सेल में मान के चलो एक सेल में ना मतलब एक ब्रांच में 5 सेल हैं और ऐसी 4 ब्रांचेस हैं, तो टोटल सेल कितने हो गए? 20। कैसे निकाला? m इंटू एन इज इक्वल टू 20। तो जब आपको टोटल सेल देगा ना, जब आपको क्या देगा? टोटल सेल, तो एक्चुअल में टोटल सेल का मतलब है, अब आपको टोटल सेल इज 36, तो टोटल सेल का मतलब क्या होता है? m इंटू एन इज इक्वल टू 36। तो इस तरह क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि m की वैल्यू निकालो, n की वैल्यू निकालो। नाउ वी विल मूव ऑन टू द न्यूमेरिकल सेक्शन। अब हम आगे बढ़ जाएंगे। तो अभी आपको यहां पर एक क्वेश्चन मिला हुआ है कि इसमें दिया हुआ कि देयर आर 12 सेल। ध्यान से पढ़ना है इसको, आपको इस तरह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास ना 12 सेल है, 12 सेल है, हर सेल का ईएमएफ 1.5 वोल्ट है, हर सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है, आर अरेंज्ड इन एम रोज। कितनी रो है भैया? कितनी रो है? यहां पर रो जो है ये है आपके पास एम, आगे दिया हुआ है, और हर सेल में मतलब हर एक रो में एन सेल कनेक्टेड है सीरीज में। यहां पर आपको एन और एम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यहां पर आपको एन और एम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फॉर विच दिस कॉम्बिनेशन वुड सेंड द मैक्सिमम करंट। हाँ, मतलब इस आपको एन और एम की ऐसी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है कि भाई इस सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो हो, मतलब मुझे हिंट कुछ मिल रही है, और मैक्सिमम करंट की वैल्यू कितनी है ये आपको कैलकुलेट करनी है। बढ़िया सा क्वेश्चन है, 2-3 नंबर में आ भी जाए आपके एग्जाम में, तो कोई इसमें मतलब ऐसा सरप्राइजिंग नहीं होगा, ना ही शॉकिंग होगा। तो देखो, कभी भी आपको टोटल सेल मिल जाए तो मैंने आप जस्ट अभी आपको बताया कि क्या करना है, m इंटू एन इज इक्वल टू 12 दिया हुआ है, और कह रहा है कि भाई मैक्सिमम करंट, तो इसके लिए मैं लगाऊंगा यहाँ पे एन आर अपॉन एम। ये मैंने निकाला हुआ है, ये निकाला है ना एन आर अपॉन एम। अभी देखना, तो मुझे क्या है ना कि m इंटू एन इज इक्वल टू 12 दिया है, ठीक, तो यहां से मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं, एम एन इज इक्वल टू 12। ठीक है, चलिए ठीक। अच्छा देखो, R की वैल्यू क्या है? R की वैल्यू, कैपिटल R की वैल्यू, एक्सल रेजिस्टेंस 1.5 ओम, तो 1.5 इज इक्वल टू N। स्मॉल r की वैल्यू चेक करो, 0.5, M की वैल्यू कुछ नहीं। आप ये देखो यहां पे कैंसिल करोगे ना तो हो जाएगा 3n अपॉन m, तो n की वैल्यू हो जाएगी 3m। यहां से आप इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करोगे, देन यू विल गेट m इंटू 3m इज इक्वल टू 12, तो 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 12, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 4, m इज इक्वल टू 2। तो अगर m की वैल्यू 2 आ गई तो फिर से इस इक्वेशन से मैं n की वैल्यू कितने निकाल सकता हूं? यहां पे निकाल सकता हूं 6।
तो मुझे पता पड़ गया भाई n की वैल्यू 6 है, तो कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा हो जाएगा कि एक उसमें 6 सेल होंगी, ये 2 इस तरह से, 3 4 5 और ये 6, एक कॉम्बिनेशन में 6 सेल हो जाएंगी और ये 6 सेल बन जाएगी। ठीक है, वेट ना, ये कॉम्बिनेशन कुछ बनेगा मैक्सिमम करंट के लिए, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन कुछ हमारा बनेगा। क्लियर है? अब इसमें पूछ कर रहा है, तो हमें ये पता पड़ गया इतने रो बना दो और हर एक रो में 6 सेल लगा दो जिसकी इंटर रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.5 हो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू 1.5 ओम हो और ईएमएफ जो हर सेल का है वो हमें गिवन है 1.5 वोल्ट। ठीक, अब आपसे क्या पूछ रहा है? अब आपसे पूछ रहा है टोटल करंट मुझे निकालना है, तो मुझे निकालना है इसमें मैक्सिमम करंट। तो मैक्सिमम करंट के लिए कैपिटल आर की वैल्यू कितनी होना चाहिए? एन आर अपॉन एम। ये तो चलो ठीक है, तो मैक्सिमम करंट क्या होता है? आई इज इक्वल टू, ये वाले केस में मैं निकाल सकता हूं एम एन ई, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है ना, अपॉन एम आर प्लस एन आर। ठीक है, तो यहां पे I इज इक्वल टू एम इंटू एन इंटू ई। एम की वैल्यू, एम एन की वैल्यू मुझे पता है 12, ई की वैल्यू मुझे पता है 1.5, तो ये अप्रॉक्स 18 हो जाएगा। एम आर की वैल्यू, एम की वैल्यू 2, आर की वैल्यू 1.5 प्लस यहां पर, एक मिनट, दोनों की वैल्यू सेम है, और एन की वैल्यू कितनी है? 6 और स्मॉल आर की वैल्यू 0.5। तो यहां से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये बचेगा मेरे पास 18 अपॉन ये 3 और ये मेरे पास 3, तो ये हो जाएगा मेरे पास 6। तो यहां से जो आंसर आएगा दैट विल बी योर 3 एम्पियर। तो मैक्सिमम करंट इस सर्किट में हो जाएगा 3 एम्पियर। बस ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आएगा। एक और क्वेश्चन हम करेंगे एज इट इज, जिससे आपको क्लियरिटी हो कि हम इस तरह के क्वेश्चनों को इस तरह से बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है, इसको खुद से बनाने की कोशिश करिएगा आप। नाउ अभी देखो यहां पर क्या है, यहां पर दिया जा रहा है 36 सेल। कितनी सेल हैं? 36 सेल हैं और हर सेल का ईएमएफ कितना है? 1.5 वोल्ट। चलिए तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? m इंटू एन इज इक्वल टू 36। ठीक, चलिए इसके बाद क्या है, हर एक सेल का ईएमएफ कितना है? हर एक सेल का ईएमएफ है हर एक सेल का ईएमएफ है 1.5 वोल्ट। ठीक, हर एक सेल की इंटर रेजिस्टेंस कितनी है? 0.5 ओम। देन आपको क्या कह रहा है? यूज टू सेंड करंट थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर इज इक्वल टू इतना, मतलब जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो कितना है? वो है आपके पास 2 ओम। देन क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द बेस्ट मोड ऑफ ग्रुपिंग देम देन एंड द करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टर। ठीक है, देखो उसमें क्या बोल रहा है कि आपको ना एकदम बेस्ट मोड सिलेक्ट करना है। आपको बेस्ट मोड सिलेक्ट करना है इनको ग्रुप करने के लिए, मतलब आप इनको ऐसे कॉम्बिनेशन में इनको अरेंज करें कि इनमें से मैक्सिमम करंट मिले। तो देखो सिंपल सी बात है कि यहां पर ना आपको दिया हुआ है 36 सेल है, तो m इंटू एन इज इक्वल टू 36 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको बेस्ट मोड मतलब क्या होता है? बेस्ट मोड का मतलब मैक्सिमम करंट। और आप मैक्सिमम करंट की बात करें, मैक्सिमम करंट के लिए आप यहां पर देखेंगे कि कैपिटल आर की वैल्यू कितनी होती है? एन आर अपॉन एम। और यहां से अगर मैं ये तो यहां से मुझे एम और एन की वैल्यू पता पड़ जाएगी। हाँ, तो मुझे बेस्ट मोड यहां पे मिल जाएगा। भाई मैक्सिमम करंट का मतलब भी होता है बेस्ट मोड। ठीक ना, और मैक्सिमम करंट के लिए आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई करानी होती है। तो अगर मैं यहाँ पे कैपिटल आर की बात करूं तो कितना दिया हुआ है? देखो जरा, ये दिया हुआ मुझे 2 और एन की वैल्यू मुझे नहीं पता, आर की वैल्यू मुझे पता है 0.5 और एम की वैल्यू मुझे नहीं पता। तो यहां से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, यहां से अगर मैं डिवाइड करूं तो ये आ जाएगा 4 और ये n अपॉन एम। तो n की वैल्यू आ गई मेरे पास, n की वैल्यू आ गई मेरे पास 4 इंटू एम। नाउ अब इसके बाद मैं क्या करूंगा कि इसी इक्वेशन में वैल्यू पुट करूंगा, तो ये हो जाएगी मेरे पास 4m स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ठीक, n की जगह पे मैंने 4m पुट कर दिया, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो m इज इक्वल टू 3। तो मेरे पास ना यहां पर m की वैल्यू 3 आ गई। इस इक्वेशन में फिर से पुट करूंगा तो n की वैल्यू आ जाएगी 12। तो मतलब एक सेल में
एक ब्रांच में 12 सेल और ऐसी 3 ब्रांच मुझे बनानी है, तो ये ना बेस्ट कॉम्बिनेशन, बेस्ट ग्रुपिंग हो जाएगी। ठीक, और अगर मुझे अब करंट निकालना है इस सर्किट में, तो मैं करंट निकाल सकता हूं, I इज इक्वल टू एम एन ई। ये इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज्यादा ही पूछे जाने के इसके चांसेस आपके एग्जाम में बन जाएंगे। अपॉन में क्या है, अपॉन में है एन आर प्लस एम आर। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में इसको सॉल्व करके बताना है। कमेंट सेक्शन में आप अगर आंसर देंगे, देखो सारा कुछ अपन ने कर लिया है, अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब दोगे देन आई विल बी मोर देन हैप्पी, बिकॉज आई विल गेट टू नो गाइज कि आपने जो है बहुत मेहनत से, ईमानदारी से यहां तक वीडियो को देखा है और मेरी वीडियो आपके कम से कम आपके काम तो आ पाई। तो कोई कमेंट करे या ना करे, आई वॉन्ट योर कमेंट गाइज, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को अगर आप आगे तक पहुंचा सकते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। इसके साथ साथ आपका जो होमवर्क है उसको कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, और इसके साथ साथ आप अगर इस वीडियो की पूरे टेलीग्राम पर नोट्स चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अभिषेक साहू सर फिजिक्स के नाम से। एक बार लिंक भी डिस्क्रिप्शन में इसके चेक कर लेना, ठीक है। तो आपको इस वीडियो के पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस। बोलिए राधा रानी की जय।